आकाश आज पूजा को अपनी ही शहर में देखकर बहुत खुश हो जाता है। पूजा पूजा पुकार कर वो उसकी कार के पीछे भाग रहा था। अचानक एक कार से टकराते टकराते बच गया। Are you mad? रमन ने उसको बचाते हुए कहा। थैंक यू दोस्त, मैंने आज यहाँ पूजा को देखा। उसको देखकर मेरा होश का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे बोलकर आकाश रमन की गले लग गया। आकाश, तुझे पूजा से बिछड़ते हुए 7 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें तू पूजा को याद नहीं किया हो। पूजा तेरा सिर्फ दोस्त नहीं है, दोस्त से बढ़कर है। तू मान क्यों नहीं लेता? वो तेरा जीवन साथी ना सही, वो तेरा परछाई है जो तेरे साथ ना होकर भी हमेशा तेरे साथ चलती है। यार रमन, कैसे भूल सकता हूँ उसे? मैं उसकी दोस्ती का कर्जदार हूँ। पूजा ने हमेशा मुझे दिया ही है, बदले में मैंने उसे सिर्फ आंसू ही दिए। इस जन्म में पूजा की दोस्ती का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ। हाँ, मैं भी जाता हूँ। ऐसे बोलकर दोनों अपने अपने गाड़ी में बैठकर चले गए। आकाश ऑफिस ना जाकर वहाँ पे एक गार्डन में जाकर बैठ गया और उसकी और पूजा की दोस्ती के बारे में सोचता रहा। पूजा, आकाश और रमन की दोस्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की वक्त से हुई थी। आकाश और रमन तो बचपन के दोस्त थे। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर साथ साथ तय किया था। दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन की खत्म होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए मुंबई की एक अच्छी कोचिंग सेंटर में एडमिशन किया था। आकाश और रमन हमेशा साथ साथ रहते थे। उनको कभी भी कोई तीसरे दोस्त की जरूरत नहीं थी। कोचिंग की पहली ही दिन लेट आने पर पूजा आकाश और रमन की बेंच पर बैठ गई। मेरा नाम पूजा है, तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम आकाश और उसका नाम रमन है। अच्छा, तुम दोनों कहाँ के हो? ऐसे तो हम दोनों इस कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट है और यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ आकाश, तुमने बता दिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ गप्पे लड़ाने आई हूँ। ज्यादा अपनी दांत यहाँ मत दिखाओ। हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तुम्हारी तरह मस्ती करने के लिए नहीं। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। पूजा बेंच से उठकर पीछे वाली बेंच पे बैठ गई। उसके बाद टीचर आकर पढ़ाने लगे। क्लास खत्म होने के बाद रमन ने पूजा से कहा। पूजा, कैसे रहा तुम्हारा आज की पाठ? पाठ तो मैं तुम दोनों को एक दिन पढ़ाऊंगी। ऐसे बोलकर पूजा गुस्से से वहाँ से चली गई। अरे यार आकाश, हमने खामोखा पूजा को नाराज कर दिया। वो हमसे बात तो कर रही थी। क्या बात कर रही थी? बिना वजह की चप चप कर रही थी। अब चल, घर चलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पूजा आकाश और रमन के साथ बात नहीं कर रही थी। रमन पूजा के साथ बात करना चाहता था, लेकिन आकाश की मना करने से वो रुक जाता था। अचानक से एक दिन अशोक सर ने सरप्राइज टेस्ट किए। मैथ्स एंड इंग्लिश में आकाश और रमन को अच्छी मार्क्स मिले थे, लेकिन रीजनिंग में उनको बहुत कम मार्क्स मिले थे। उनको अपना रीजनिंग की मार्क्स देखकर बड़ा ही दुख हुआ। पूरे क्लास में पूजा के ही मार्क्स सबसे अच्छे आए थे। इसलिए अशोक सर बोले कि रीजनिंग सॉल्व करने में सब पूजा की मदद लेना। ये बात सुनकर आकाश और रमन सोच में पड़ गए। मैंने तुझे कहा था पूजा से माफी मांग लेते हैं, और तू तो रहा आकाश, अपनी अक्कड़ में रहता है हमेशा। कोई बात नहीं, पूजा हमारी मदद करेगी। अब देख मेरा कमाल, चल उसके पास जाते हैं। पूजा, हम दोनों से दोस्ती करोगी? क्यों नहीं, तुम दोनों की बड़ी मेहरबानी होगी जो तुम दोनों मुझसे दोस्ती कर रहे हो। नहीं, दोस्ती में हम किसी को मेहरबानी नहीं करते, दिल से दोस्ती करते हैं। चलो, तुम दोनों ने कुछ तो सही करते हो। ऐसे कहकर पूजा दोस्ती का हाथ दोनों की तरफ बढ़ा दिया। उस दिन से तीनों दोस्त बन गए। दिन ब दिन उन तीनों की बीच दोस्ती बढ़ती गई।
कहने को तीनों दोस्त थे, लेकिन पूजा आकाश में ज्यादा बनती थी। पूजा आकाश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमन के साथ पूजा की दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो दोनों के बीच इतनी घनिष्ठ नहीं थी जितनी पूजा और आकाश के बीच थी। कॉम्पिटिटिव की एग्जाम नजदीक थी, इसलिए तीनों दोस्तों ने जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। अगर इस साल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास नहीं होंगे तो मैं और रमन बीए एडमिशन करेंगे। अच्छा, पर मैं तो जैसे भी हो बैंक का जॉब करूंगी। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिन आ गए और तीनों दोस्त अच्छी तरह से एग्जाम दिए। एक दिन आकाश बाइक में जा रहा था। अचानक से एक पेड़ में टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया। पूजा ने अपना खून देकर उसे बचाया था, जिसकी वजह से आकाश की मां ने पूजा की दिल से शुक्रिया किया था। कुछ दिनों के बाद आकाश थोड़ा सा ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, तुमने अपना खून देकर मुझे बचाया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो पूजा। बस बस, मेरी तारीफ करना बंद कर अभी और जल्दी से ठीक हो जा। बहुत दिन हो गया है, हम तीनों ने कहीं घूमने नहीं गए। हाँ यार, पूजा ठीक बोल रही है। तू ठीक हो जा, फिर हम तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। और कुछ दिनों के बाद आकाश ठीक हो जाता है। थैंक्स गॉड कि तुम ठीक हो गए। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, कल मिलते हैं। ऐसे बोलकर पूजा वहाँ से चली गई। यार आकाश, मुझे लगता है पूजा तुमसे प्यार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमारी दोस्ती बहुत मायने रखती है। इस समाज में यही तो बुराई है, लड़का लड़की एक साथ में देखा नहीं, उसको प्यार समझ बैठते हैं, पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर देती है। सोच बदल तू अपना रमन। पूजा एक बहुत प्यारी और शरीफ लड़की है। जितनी खूबसूरत वो है, उतना ज्यादा खूबसूरत उसका मन है। बहुत साफ दिल की है पूजा। तू जो चाहे कह ले आकाश, पूजा की आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। पूजा की दिल रूपी मंदिर का तू भगवान बन चुका है। पूजा निस्वार्थ भाव से तेरी पूजा कर रही है। अब बस कर रमन, चल घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। अगले दिन आकाश और रमन एक पार्क में बैठे थे, तब पूजा वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है पूजा, आज बहुत ही सुंदर दिख रही हो। ये रेड कलर की ड्रेस तुम पर बहुत ही जच रही है। हाँ यार, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज दिन ही बहुत खास है, क्यों ना मैं खूबसूरत लगूं? आज शाम को तुम दोनों क्या कर रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपनी घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें तुम दोनों को आना पड़ेगा। तुम दोनों के साथ साथ मैंने और कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है। तुम दोनों जरूर आना, तुमको अच्छा लगेगा। हैप्पी बर्थडे पूजा, दोनों ने साथ में विश किया। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, रात की तैयारी करनी है। तुम दोनों याद करके आ जाना। ऐसे बोलकर पूजा चली जाती है। यार रमन, मैं आज शाम पूजा की बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। माँ के साथ मेरा एक रिश्तेदार के घर जाना है। पूजा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। तू चले जाना और मेरा गिफ्ट भी उसे दे देना। मैं पक्का जाता, लेकिन अगर मैं माँ के साथ नहीं गया तो माँ नाराज हो जाएगी। यार तू तो समझता है ना। ऐसे बोलकर आकाश घर के लिए निकल पड़ता है। हाँ यार, तेरे पास हमेशा पूजा के लिए टाइम नहीं होता। पूजा बेचारी तेरे लिए जान छिड़कती है, लेकिन तुझे उसकी कदर नहीं। थोड़ी समय के लिए चल लेता तो तेरा क्या आफत आ जाता। ऐसे तो दिन भर पूजा मेरा एक काम कर दे, वो काम कर दे बोलता रहता है। बेचारी पूजा का भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहा है। खैर छोड़, मैं भी पूजा की दोस्त हूँ। मैं चला जाऊंगा उसकी बर्थडे पार्टी को और उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी ले जाऊंगा। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा। एक गिफ्ट तुम्हारे लिए है जो मेरे और आकाश की तरफ से है। ए क्या, तुम अकेले आए हो? आकाश कहाँ है? रमन वो बाद में आएगा क्या? एक तो तुम इतनी लेट में आए हो, फिर आकाश और कितना लेट करेगा? आज आकाश यहाँ नहीं आ पाएगा, उसको कुछ जरूरी काम से आंटी के साथ बाहर जाना पड़ा। ये बात सुनकर पूजा उदास हो जाती है।
उसके बाद वो खुद को संभाल कर बोलती है। कोई बात नहीं रमन, तुम आ गए हो ना, अब चलो अंदर, मैं तुमसे अपनी घर वालों से मिलवाती हूँ। कब से वो लोगों तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बोलकर पूजा रमन को घर के अंदर ले गई। अंदर जाते ही रमन ने देखा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खड़े थे। ये देखकर रमन ने पूजा को पूछा, पूजा, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? यार रमन, बहुत लेट हो गया है, चल केक काटते हैं। ये बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में दूंगी। उसके बाद पूजा केक काटती है और बाद में सारे बच्चे पूजा और रमन डांस करते हैं। डांस खत्म होने के बाद बच्चे खाना खाकर उनके घर चले जाते हैं। पूजा, तुमने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा? रमन, मैं अनाथ हूँ, मेरी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत छोटी थी तब एक रोड एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया था। मेरी एक चाचा है जो दिल्ली में रहते हैं। मेरी चाची मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए चाचा ने मुझे यहाँ पर एक हॉस्टल में एडमिशन करवा दिए। मेरी पापा ने मेरे लिए कुछ संपत्ति छोड़ कर गए थे। उस पैसों से मैं एक छोटी सी फ्लैट खरीदी हूँ और ये जो बच्चे आए थे उनको मैं ट्यूशन करती हूँ। ट्यूशन की पैसों से मेरा गुजारा हो जाता है। चाचा जी कभी कभी चाची जी से बिना बताए मुझसे मिलने आ जाते हैं। मैं बचपन से अकेले ही जन्मदिन मनाते आ रही थी। तुमने आज यहाँ आकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। मुझे कुछ पल की खुशी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रमन। मुझे माफ कर देना पूजा, मैंने आज तुम्हारी जन्मदिन पर ये सवाल पूछकर तुम्हें दुखी कर दिया। तुम इतनी दुख में हो मैं कभी ये महसूस नहीं किया था। हर समय हंसती खिलखिलाती रहती हो। तुम्हें देखकर कोई भी कह नहीं सकता कि तुम इतनी दुखी होंगे। हाँ, मेरा मानना है जितनी भी जिंदगी है उतना हंस कर बिताओ। पता नहीं ये जिंदगी कल फिर मिले या ना मिले, और अपना गम सबको बताकर दया की पात्र क्यों बनूं? पूजा, तुम आकाश से प्यार करती हो क्या? नहीं, आकाश मेरे लिए बहुत खास है। तुम इसे दोस्ती से ज्यादा कह सकते हो, लेकिन प्यार है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है रमन। खैर छोड़ो इन बातों को, चल खाना खाते हैं, भूख लगी है। उसके बाद दोनों दोस्त डिनर करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद रमन वहाँ से चला आता है। बर्थडे के बाद पूजा आकाश और रमन के साथ कुछ दिन तक नहीं मिली और ना ही फोन में उनसे बात की। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रिजल्ट निकल गया। एग्जाम में पूजा की अच्छी रैंक आई थी, इसलिए उसे बैंक में जॉब मिल गई। इधर आकाश और रमन का अच्छी रैंक नहीं आया, इसलिए वो दोनों एक अच्छी सी कॉलेज में MBA की एडमिशन कर लिए। पूजा की जॉब हो गया, इसलिए आकाश और रमन पूजा से मिलने उसके घर गए। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, तुम्हारा बैंक में जॉब हो गया। तू जो चाहती थी वही तुझे मिला। और हाँ, तुम इतने दिन से कहाँ थी? हमें फोन क्यों नहीं किया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाई और कॉल भी नहीं कर पाई। एक क्या पूजा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमको हमें कॉल करना चाहिए था ना? मैं तुम दोनों से नाराज थी, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम दोनों आज यहाँ आए हो, पहले कहाँ थे? पहले मेरी हाल चाल जानने के लिए नहीं आ सकते थे? तुम दोनों बहुत मतलबी हो। अच्छा बाबा, सॉरी, हम दोनों को माफ कर दो। अब तू ठीक है ना? तो चल आज लंच करने रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम दोनों के साथ, मैं तुम दोनों से बहुत गुस्सा हूँ। चल ना यार, इतना वाव मत खा। अगर तू नहीं चलेगी तो हम दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे। चल ना, हम तो माफी मांग चुके हैं ना, अब कैसे नाराजगी? तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। तुम दोनों हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो। आज थोड़ी सी मजाक मैंने भी कर लिया। ऐसे तुम दोनों की शकल देखने की लायक थी। अच्छा, बहुत हो गया तेरा मजाक। अब चल लंच करने चलते हैं। उसके बाद तीनों दोस्त लंच करने रेस्टोरेंट गए। पूजा,
तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है और ज्वाइनिंग कब है? मेरी पोस्टिंग नागपुर में हुई है और ज्वाइनिंग में अब 2 मंथ्स बाकी है। और तुम दोनों का एमबीए का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही तीनों दोस्तों का हंसी मजाक चलता रहा। अगले दिन से आकाश और रमन का एमबीए का क्लास शुरू हो गया। नए कॉलेज में आकाश अपने नए दोस्तों में बिजी हो गया। उसे पूजा की अब याद भी नहीं आता था। पूजा जब भी आकाश को फोन करती थी, तब आकाश उसे बिजी होने का बहाना करके फोन काट देता था। रमन ने पूजा का कभी साथ नहीं छोड़ा। वो कभी फोन करता था तो कभी पूजा से मिलने आ जाता था। रमन पूजा से हमेशा मिलता रहता था और उसका ख्याल भी रखता था। उसे कभी अकेला महसूस होने नहीं देता था। पूजा, तुम मेरे घर 2 दिन के लिए आ सकती हो क्या? मेरी बहन सीमा की शादी है। हाँ जरूर आऊंगी। कब है शादी? अगले हफ्ता। मेरी सीमा तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। शादी की एक दिन पहले रमन और आकाश पूजा को लेने के लिए आए। क्या यार आकाश, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। ना कॉल करते हो ना मिलने आते हो। नहीं यार, पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए समय नहीं मिल रहा था बात करने को। बहाना मत बनाओ आकाश। हमारे दोस्ती का तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ अहमियत नहीं रहा। माफ कर दे बाबा, अब से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। चल माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। उसके बाद पूजा आकाश और रमन के साथ रमन के घर गई। रमन ने अपने घर वालों से पूजा का परिचय किया। सब पूजा से मिलकर बहुत खुश हुए। रमन की बहन सीमा पूजा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। पूजा आते ही सीमा की शादी की तैयारी में जुट गई। पूजा, बारात आने वाला है, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? बस अभी हो जाऊंगी। सीमा को तैयार कर रही थी ना, उसमें समय कैसे चला गया पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, तू जा और जल्दी तैयार होकर आ। हाँ मैं यूं गई और यूं आई। और कुछ समय में पूजा भी अच्छी तरह तैयार होकर आ गई। पूजा, तुम इस ड्रेस में आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें बस इस तरह देखता रहूं। बस बस, तारीफों का फूल बांधना बंद कर। जा, अब यहाँ से बाराती आ गए हैं, उनका स्वागत भी तुम्हें करना होगा। हाँ, उससे पहले हम तीनों दोस्त एक फोटो खींच लेते हैं। ऐसे बोलकर आकाश वहाँ पर आए हुए एक फोटोग्राफर को बोला उनका फोटो खींचने को। उसके बाद रमन और आकाश बारातियों का स्वागत करने के लिए चले गए। अरे यार रमन, देख वहाँ पर दूल्हे के साइड में जो लड़की खड़ी है वो कौन है? ये तो काव्या है, सीमा की ननंद। लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई रमन। मैं शादी करूंगा तो इस लड़की से। मैं जाकर उससे बात करके आता हूँ। रुक आकाश, तू पागल हो गया है? चल यहाँ से। मुझे यहाँ क्यों लेकर आया रमन? मुझे उससे बात करने देना। अभी शादी का माहौल है, अगर तू अब उस लड़की को कुछ कहा तो पिटाई खाएगा। मेरा बात सुन, सीमा की शादी होने दे, फिर तू आंटी से काव्या के बारे में बोल दे। आंटी को सब मैनेज करने दे। और सीमा तो है ही, अब वो तुझे मदद करेगी। पहले तेरा जॉब हो जाए, फिर काव्या से शादी कर लेना। हाँ यार, तू एकदम सही बोल रहा है। लेकिन सुन, काव्या के बारे में तू अब पूजा को कुछ मत बोलना, मैं उसे बोलूंगा। अच्छा ठीक है। फिर सीमा की शादी हो जाती है। सीमा की विदाई के बाद पूजा अपने घर चली आती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन आकाश पूजा के घर आता है। आकाश, तू अकेला आया है? रमन नहीं आया? मुझे तुमसे कुछ कहना था, इसलिए रमन को बिना बताए चला आया। ठीक है, बैठ और बोल, क्या कहना चाहता है? पूजा, तुझे सीमा की ननंद काव्या कैसी लगी? हाँ, वो तो बहुत अच्छी है। मैंने तो सीमा की शादी में उससे बात किया था, लेकिन तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तू काव्या से प्यार करता है, क्या काव्या भी तुझे प्यार करती है? एक बार उससे पूछ ले। हाँ, मैंने उससे बात कर चुका हूँ।
एक बार जॉब हो जाए फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। उसके लिए तुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब तेरे कॉलेज में प्लेसमेंट आने वाला है, उसमें तुझे जॉब मिल जाना चाहिए। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट आकाश। उसके बाद आकाश पूजा की घर से चला जाता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। पूजा को नागपुर जाना था। उसकी बैंक की जॉब की पहली पोस्टिंग थी, इसलिए वो आकाश को फोन करती है। हेलो आकाश, तुम और रमन आज शाम को मेरे घर आ सकते हो क्या? नहीं यार, मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा कल जॉब इंटरव्यू है। ऐसे बोलकर आकाश फोन काट दिया। पूजा को इस बात से बहुत बुरा लगा। तभी पूजा की मोबाइल पे रमन का फोन आता है। हेलो पूजा, कैसी है तू? जिंदा हूँ। ऐसे बोलकर वो रोने लगती है। पूजा तू रो क्यों रही है? तू रो मत, मैं अभी तेरे घर आता हूँ। उसके बाद रमन जल्दी से पूजा के पास पहुंच जाता है। अरे बुधू, तू सच में यहाँ आ गया? पहले तू बता, तू क्यों रो रही थी? मैं परसों नागपुर जा रही हूँ। बैंक से लेटर आया था, तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी उदास हूँ। पगली, इतनी सी बात के लिए रो रही थी? मैं तो डर गया था। मैं तुझे मिलने नागपुर आ जाऊंगा, और हाँ, जब भी तुझे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहाँ पर तुरंत पहुँच जाऊंगा। मैं जानती हूँ रमन, तू जरूर आएगा। तू हर वक्त मेरी खुशी में, मेरी दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। तू मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। सुन, तुझे नागपुर छोड़ने भी मैं आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है। रमन जाने के बाद पूजा अपने आप को संभाल लेती है। जो साथ और दिलासे की वो आकाश से चाहती थी, वही साथ रमन उसे हमेशा देता था। इतने में पूजा की चाचा जी का फोन आता है। नमस्ते चाचा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, तेरी जॉब के लिए। थैंक यू चाचा जी। सुन, मैं इसलिए फोन किया था, ये बताने के लिए कि मैंने तेरी नागपुर जाने की फ्लाइट में टिकट कर दिया है, और वहाँ पे तेरी रहने का भी व्यवस्था कर दिया हूँ। मैं ऑफिस के काम की वजह से नागपुर आया हुआ हूँ। तू नागपुर पहुँचने के बाद मैं तुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर लूंगा। अच्छा बेटा, मैं अब रखता हूँ, हमेशा खुश रहना। ठीक है चाचा जी, थैंक यू। उसके बाद पूजा नागपुर जाने के लिए तैयारी करती है। अगले दिन आकाश और रमन पूजा से मिलने आते हैं। मुझे बिना बताए नागपुर जाने के लिए तैयारी कर रही हो? पर मैं आकाश हूँ, तुम मुझसे पीछा छुड़वा नहीं सकती पूजा। आकाश ने मजाक में बोला। गुस्सा मुझे होना चाहिए आकाश, उल्टा तुम मुझे सुना रहे हो। मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन जैसा हूँ तुम्हें कभी अपनी दोस्ती से आजाद नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ मेरा वो रिश्ता है जो किसी के साथ नहीं है, शायद मेरी जीवन संगिनी के साथ भी नहीं। क्या इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है पूजा? तुम दोनों मुझे नागपुर जाने दोगे कि नहीं? तुम दोनों के कारण मैं हंसना भूल चुकी हूँ। और तुम्हारे कारण हम हंसना सीख गए पूजा। फिर तीनों दोस्त एक साथ में हंस पड़े। मेरे शादी में आओगी ना पूजा? पहले से कह देता हूँ। देखूंगी, पहले मुझे जाने तो दो। आज शाम को 5 बजे मेरी फ्लाइट है। वहाँ पे चाचा जी मुझे पिक करने के लिए आएंगे। उन्होंने मेरी रहने की व्यवस्था भी कर दिए है, इसलिए तुम दोनों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम तुझे एयरपोर्ट तो छोड़ ही सकते हैं। उसके बाद आकाश और रमन पूजा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आते हैं। तीनों दोस्तों के आंखों में आंसू थी। फ्लाइट की समय होने पर पूजा एयरपोर्ट की अंदर चली गई। पूजा की जाने के बाद आकाश पहली बार पूजा को मिस करने लगा। उसके बाद आकाश और रमन उदास होकर गार्डन में आकर बैठे। आज पहली बार मुझे पूजा की कमी महसूस हो रही है। पूजा जैसी दिलेर लड़की शायद हमें कभी नहीं मिलेगी। दोस्ती में तो कुछ भी करने को हमेशा तैयार होती है। अनाथ है, अकेली रहती है, फिर भी आत्मनिर्भर है, और उसकी चेहरे पर कभी उदासी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। पूजा के लिए आकाश की मन में पहली बार अपनापन देखकर आकाश बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दिन बीत रहा था और आकाश रमन की जॉब हो गई थी।
आकाश रमन के साथ मिलकर पूजा से मिलने के लिए नागपुर जाने का प्लान बना रहा था। तभी आकाश की दादाजी का तबीयत बिगड़ गया। आकाश की मां मंजुला देवी जल्द से जल्द आकाश की शादी कराने के लिए बात करने लगी। मंजुला देवी आकाश और रमन के साथ काव्या के घर गए और वहां पर आकाश और काव्या की शादी की तारीख निकाले। शादी की तारीख बहुत जल्दी निकल गया। माँ, शादी अगले महीने नहीं हो सकती क्या? इस महीने होगी तो पूजा शादी में नहीं आ पाएगी। पूजा का शादी में आना इतना जरूरी नहीं है। मंजुला देवी ने गुस्से में आकर बोले। आकाश, पूजा का हमारी शादी में आना क्या इतना जरूरी है? जरूरी तो है भाभी जी। पूजा हम दोनों की दोस्त है। उसका महत्व हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है। आकाश की जिंदगी में जितना मैं मायने रखता हूँ उतना ही पूजा रखती है। शादी उसी तारीख में होगी जो तय किया गया है। अगर पूजा आना चाहे तो आ सकती है, वरना ये शादी पूजा की बगैर ही होगी। ये बात सुनकर दोनों दोस्त उदास हो गए। ये देखकर काव्या ने अकेले में आकाश से पूछा, क्या तुम्हारे दिल में पूजा के लिए कोई खास जगह है? पूजा मुझसे ज्यादा तुम्हारे जिंदगी में मायने रखती है। काव्या, तुम अच्छी तरह जानती हो, पूजा मेरी दोस्त है और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अपनी तुलना तुम पूजा और रमन के साथ कभी मत करना। आकाश गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। काव्या कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कहीं आकाश गुस्से में आकर ये शादी न तोड़ दे, इसलिए वो चुप रही। आकाश घर आकर पूजा से फोन में बात किया। पूजा, मेरी शादी इस महीने 15 तारीख को तय हुआ है। प्लीज तुम आ जाओ। नहीं आकाश, मैं अभी नहीं आ सकती। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं शादी के बाद तुमसे और काव्या से मिल लूंगी। पूजा की बातें सुनकर आकाश फिर से उदास हो गया। वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन रमन उसका दर्द समझ पा रहा था। लेकिन वो भी क्या कर सकता था। आकाश की पिताजी का देहांत के बाद मंजुला देवी की दुनिया सिर्फ आकाश था। उनकी कही हुई बात आकाश के लिए पत्थर की लकीर थी। और उधर सीमा की ससुराल वालों की भी मामला थी, इसलिए रमन किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था। चुप रहने में ही सबकी भलाई है ये वो मान चुका था। फिर भी उसने एक बार आकाश के पास जाकर पूछा, आकाश, क्या तुम काव्या से शादी करना चाहते हो? हाँ दोस्त, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा का मेरी शादी में ना आना ये बात से मुझे बुरा लग रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तू पूजा से वीडियो कॉल में बात कर लेना शादी वाले दिन। नहीं यार, मैं चाहता था कि मेरे शादी में मेरे दोनों दोस्त यानी तुम और पूजा मौजूद हो। तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रमन आकाश को दिलासा दे रहा था। पूजा शादी में ना आने की सोच में दुखी होकर आकाश काव्या को नजरअंदाज कर रहा था। काव्या भी हालात से वाकिफ थी। मन ही मन काव्या की मन में पूजा की प्रति एक जलन की भावना पैदा हो गई। दोष तीनों में से किसी का ना था। आकाश पूजा को अपनी शादी में नाचता गाता हुआ देखना चाहता था। पूजा चाहकर भी आकाश की शादी में नहीं आ सकती थी। उधर काव्या अपनी भाभी पति के साथ आने वाले पलों का सुनहरा सपने देखना चाहती थी। काव्या जब भी आकाश के पास आती थी, आकाश कुछ ना कुछ बहाना बनाकर भाग जाता था। काव्या अपने आप में घुटे जा रही थी। हर हाल में काव्या आकाश को खोना नहीं चाहती थी। फिर शादी का दिन भी आ गया। आकाश सज धज के दूल्हा बनकर तैयार था। तभी आकाश को पूजा की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर पूजा रमन के साथ खड़ी थी। पूजा को देखकर आकाश बहुत खुश हो जाता है। ए क्या आकाश, तुम मेरे बगैर दुल्हनिया लाने चले थे? जानती हो पूजा, तुम नहीं आओगी ये सोच सोच कर मैं कितना परेशान था। मैं सब जानती हूँ। रमन ने मुझे सब कुछ बोल दिया था। और तू कैसे सोच लिया था कि मैं तेरे शादी में नहीं आऊंगी? मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी पागल। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तेरे शादी में कैसे नहीं आती?
तुम दोनों का ड्रामा अगर खत्म हो गया होगा तो क्या तू मंडप पर काव्या से शादी करने जा सकता है आकाश? मुहूर्त का समय हो रहा है और बेचारी काव्या भी तेरा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ, चलो। उसके बाद आकाश और काव्या की शादी हो जाती है। शादी के बाद आकाश पूजा को एक गिफ्ट देते हुए बोला, ये तुम्हारी लिए है पूजा। मैं अपनी पहले तनख्वाह से माँ, दादाजी, रमन और तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिया है। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हारी और रमन की दोस्ती से अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे पहले भी कहा था और आज भी फिर से कहता हूँ, तू मेरे लिए बहुत खास है। तू मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा है। हाँ, उसे हम प्यार नहीं कह सकते, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए कुछ खास जगह है। तू मेरे दिल के बहुत पास है, जहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम रहती हो। काव्या ने आकाश और पूजा की सारी बातें सुन चुकी थी। आकाश के लिए पूजा मुझसे ज्यादा मायने रखती है। इस सोचकर काव्या की आंखों में अंधेरा छा गया और चक्कर खाकर गिर गई। धम की आवाज सुनकर आकाश और पूजा वहां पर गए तो देखे काव्या जमीन पर नीचे गिरी थी। ये देखकर आकाश उसको उठाकर अंदर ले गया। कुछ समय के बाद काव्या की होश आई। होश आते ही वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर पूजा सब समझ गई। काव्या, देखो, आकाश तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा गिफ्ट लाया है। तुम कितनी भाग्यशाली लड़की हो, जिसे आकाश जैसा इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आकाश ये सुनकर जैसे बोलने जा रहा था, पूजा ने उसे बातों में चुप करा दिया। आकाश ने सब समझ लिया। उसे अपनी दोस्त पूजा की अक्लमंदी पर नाज होने लगा। अब मैं चलती हूँ आकाश। रमन मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसे मिलकर मैं आज ही नागपुर चली जाऊंगी। बाय काव्या। पूजा की जाने के बाद आकाश काव्या से बोला, काव्या, पूजा को लेकर तुम्हारे मन में गलत सोच है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा तो मेरा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें कैसे झूठ बोल सकता हूँ? काव्या ने ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिन बीतते गए। आकाश और काव्या की शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह कट रहा था। आकाश काव्या की वजह से पूजा के साथ इतना बात नहीं कर रहा था और पूजा भी सब समझकर आकाश को कॉल नहीं करती थी। पूजा और रमन की दोस्ती बरकरार थी। रमन को इस सब के बारे में पता था, इसलिए वो आकाश और पूजा को इस बारे में कुछ पूछ नहीं रहा था। रमन, तू चाचा बनने वाला है। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ, ये बात सच है। तू ये बात पूजा को जरूर बता देना। हाँ जरूर, मैं पूजा को बोल दूंगा। आकाश के घर पर सब खुश थे। आकाश की माँ मंजुला देवी काव्या का पूरा ख्याल रखते थे। वो उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देते थे। उसे बस आराम करने के लिए बोलते थे। आकाश भी काव्या को पलकों में बिठाता था। उधर पूजा की पोस्टिंग अब मुंबई में हो चुकी थी। ये बात रमन ने आकाश को बोला। अच्छा, ठीक है, मैं कल बैंक जाकर उससे मिलाऊंगा। हाय पूजा। आकाश, तू यहाँ? तू अचानक से यहाँ कैसे आ गया? रमन ने मुझे कहा कि तुम्हारी पोस्टिंग अब यहाँ हो गई है, तो तुम्हें मिलने चला आया और एक खुशखबरी भी देने आया हूँ। मुझे पता है तू पापा बनने वाला है। रमन ने मुझे बताया था। तुझे और काव्या को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तभी आकाश की माँ मंजुला देवी का फोन आता है। हेलो बेटा आकाश, तू जल्दी आ। काव्या सीढ़ियों से गिर गई है। वो बेहोश हो गई है। सर से उसकी खून भी निकल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तू जल्द से वहाँ पर पहुँच जा। ठीक है माँ, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। क्या हुआ आकाश? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? हाँ पूजा, काव्या सीढ़ियों से गिर गई है। माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। मुझे वहाँ पर जल्दी से पहुँचना है। मैं अब चलता हूँ पूजा, तुमसे बाद में मिलता हूँ। ऐसे बोलकर आकाश वहाँ से चला जाता है।
पूजा उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी, लेकिन उसे काव्या की ख्याल आ गया। कहीं काव्या उसे और आकाश को साथ में देखकर फिर से नाराज ना हो जाए। इस सोचकर पूजा हॉस्पिटल नहीं गई। डॉक्टर ने काव्या की ट्रीटमेंट किए और कुछ समय के बाद आके बोले, आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। और एक दुख की बात यह है कि बहुत ब्लीडिंग होने के कारण काव्या जी अब कभी मां नहीं बन सकती। आप लोग उनका ख्याल रखना। ये बात सुनकर मंजुला देवी नीचे बैठ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। आकाश भी दुखी होकर रोने लगा। आकाश एंटी, हमें सब मिलकर काव्या को संभालना होगा। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगर हम ऐसे हिम्मत हारेंगे तो उसे कौन संभालेगा? चलो हम सब काव्या के पास जाते हैं। आकाश ने रमन को गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन काव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो बेचारी गुमसुम सी रहकर आकाश और मंजुला देवी की खातिर अपनी दुख को भूलने लगी। पूजा सब कुछ जानकर भी आकाश और काव्या को मिलने नहीं गई। तुम अब आकाश और काव्या के पास मत जाओ, कहीं तुम्हें देखकर काव्या और भी दुखी ना हो जाए। रमन ने पूजा की बात समझकर उसे बोला। ऐसे ही दिन बीतते गए। आकाश के दादाजी मरने से पहले अपने परपोते को देखने के लिए इच्छा किए। अब हमारे नसीब में खुशी नहीं है बाबूजी। बहू, आकाश की दूसरी शादी करवा दो। काव्या की जगह इस घर में वही रहेगा जो है, लेकिन मुझे मेरा बारिश चाहिए। आकाश की दादाजी ने अपना फरमान सुना दिया। आकाश इस सुनकर बोला, माँ दादाजी, मैं काव्या को इस तरह दुख की सागर में छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। आकाश ने साफ साफ शादी के लिए मना कर दिया। इस सुनकर आकाश की दादाजी अन्न जल का त्याग कर दिए। आकाश, तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम शादी नहीं किए तो दादाजी बिना खाए पिए उनका तबीयत बिगड़ जाएगा। तुम पागल मत बनो, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। ये दुख हम दोनों का है और हम दोनों को एक साथ में झेलना है। आकाश ने काव्या को समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम सरगसी के जरिए हमारा बच्चा पैदा करेंगे। अपना कोख कौन सी औरत हमें किराए पे देगी आकाश? कोई ना कोई तो हमें जरूर मिल जाएगी काव्या। आकाश ने सारी बात दादाजी को समझा दिया। दादाजी ने भी उसे 1 साल का समय दे दिए। उसके बाद आकाश ने पूजा और रमन को अपनी समस्या बताया। तीनों दोस्त एक अच्छी औरत की तलाश करने लगे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उन्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिली। फिर पूजा ने हमेशा की तरह आकाश का मदद करने को सोचा, इसलिए वो ये बात पहले रमन को बताने के लिए सोची। हेलो रमन, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। फिर रमन पूजा के घर जाता है। क्या बात है पूजा, तुम इस समय मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम है क्या? रमन, मैं आकाश को मदद करने के लिए सोचा है। मैं बनूंगी उसकी बच्चे की सरोगेट मदर। क्या तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है? ये कोई मजाक का विषय नहीं है पूजा। ऐसे करने से तुम्हारी पूरी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तुम अपनी चाचा जी को क्या बताओगी? दोस्ती में कुर्बान हो जाना कहाँ की समझदारी है पूजा? रमन, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम ये सोचो, अगर मैं आकाश की मदद नहीं की तो कौन करेगा उसका मदद? मैं उसको हर हाल में खुश देखना चाहती हूँ। और तुम चाचा जी का फिक्र मत करो, वो अब 5 साल तक यूएसए गए हैं। उनका इंडिया आने तक सब ठीक हो जाएगा, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। और काव्या, उसको तुम कैसे झेलोगी? तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि काव्या तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम अकेले कैसे संभालोगी? इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पूजा। तुम मेरे हर निर्णय में मेरे साथ दोगे रमन। तुमने मुझे वादा किया था और मैं जानती हूँ अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम मुझे संभाल लोगे, है ना रमन? ना चाहते हुए भी रमन ने पूजा की फैसले में हाँ मिला दी। उसके बाद पूजा आकाश को फोन करके अपनी फैसले के बारे में बताई। ये बात सुनकर आकाश बहुत खुश हो गया।
पूजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ देती हो, और आज तुमने मेरे इतने बड़े मुश्किल को कितनी आसानी से हल कर दिया। मैं तुम्हारी ये उपकार जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद आकाश काव्या को सारी बात बताया। ये बात सुनकर काव्या थोड़ी सी घबरा गई। फिर वो अपने आप को संभालते हुए आकाश के प्यार के ऊपर भरोसा करने लगी। अगले दिन पूजा काव्या को पार्क में बुलाई। काव्या, मेरी कोई बहन नहीं है। मुझे बहनों का प्यार क्या होता है पता नहीं है। सीमा मेरे लिए बहुत ही खास है। मेरे कारण उसका सर अपनी ससुराल में शर्म से झुक जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। मेरी बात पर तुम प्लीज भरोसा करना। आकाश सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं आकाश को तुमसे छीनने के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, आकाश की खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी भरोसा करना काव्या। पूजा अपनी दिल की बात पूरी सच्चाई के साथ काव्या को बता दिया। पूजा की आंखों में सच्चाई देखकर काव्या उसे गले लगाकर रोने लगी और उसे अपनी बच्चे की सरोगेट मदर बनने की स्वीकृति दे दी। आकाश की मां मंजुला देवी और उसके दादाजी ये बात सुनकर खुशी से झूमने लगे। सब खुश थे। उसके बाद IVF की प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत मुश्किल के बाद दूसरी बार में IVF की प्रक्रिया सफल हुई। अब पूजा की बच्चे होने तक की जिम्मेदारी आकाश और काव्या ने उठाई। मंजुला देवी ने पूजा को अपने घर में रखने की सलाह दी और उसे अपने घर ले आए। और सबसे खुशी की बात यह है कि पूजा की जुड़वा बच्चे होने वाले थे। काव्या पूजा की ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही थी। शुरू की महीने में सब कुछ अच्छा से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने के बाद पूजा काव्या को खटकने लगी। आकाश पूजा की पहले से ज्यादा ख्याल रखता था। ये बात उसे पसंद नहीं लग रही थी। आकाश ऑफिस से दिन में 4 बार काव्या को फोन करके सिर्फ पूजा के बारे में पूछता था, और ऑफिस से आकर भी वो हाल चाल जानने के लिए पहले पूजा की कमरे में जाता था। और मंजुला देवी हमेशा पूजा पूजा कहकर उसकी आगे पीछे भाग रहे थे। ये सब देखकर काव्या को पूजा के ऊपर जलन पैदा हो रही थी। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गई थी। वो अब उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। एक दिन काव्या आकाश और पूजा की बातें सुन रही थी। आकाश पूजा की पेट पर हाथ रखकर अपने आने वाले बच्चे को महसूस कर रहा था। मैं चाहता हूँ मुझे तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी लड़की पैदा हो, जिसमें मैं हमेशा तुम्हारी ही झलक देखूं, जो तुम्हारी तरह एकदम चंचल और मासूम हो, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी तरह वो भी दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे बढ़े। आकाश ने पूजा की कोख में पल रहे अपने अंश के प्रति लगाव जताते हुए कहा। ये बात सुनकर काव्या गुस्से में आकर पूजा को जोर से एक चांटा मारा। पूजा अचानक से कुछ समझ नहीं पाई और रोने लगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम पूजा को क्यों चांटा मारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए आकाश। मुझे बच्चे के बदले पूजा को अपना पति नहीं देना। काव्या ने गुस्से से चिल्लाकर बोली। तुम मुझे फिर से गलत समझ रही हो काव्या। मैं तुम्हारी नियत को ठीक से समझ पा रही हूँ। तुम अभी और इसी वक्त मेरी घर से निकल जाओ और कभी दोबारा यहाँ मत आना। मुझे मेरी ही घर में पूजा की परछाई नहीं चाहिए आकाश। काव्या, पूजा इस हालत में इतनी रात में कहाँ जाएगी? मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। आकाश, तुम्हें आज मुझे और पूजा में से किसी एक को चुनना होगा। काव्या की बात सुनकर आकाश चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद काव्या धक्का मार के पूजा को बाहर छोड़ दिया। पूजा बेचारी इतनी रात में बारिश में कहाँ जाएगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद वो रो रो कर बारिश में चलकर रमन के घर गई और 2 बेल बजाई। रमन दरवाजा खोला। वो पूजा को अपने सामने देखकर हैरान हो गया। पूजा, तुम यहाँ इतनी बारिश में अकेली आई हो? रमन की बातें सुनकर पूजा उसके गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। रमन पूजा को रोता हुआ देखकर सब कुछ समझ गया। तुम रो मत पगली, मैं तेरी साथ हूँ। चल, अंदर चल।
तुम सही थे रमन, मुझे तुम्हारे बात मान लेनी चाहिए थी। ऐसे बोलकर वो और भी जोर से रोने लगी। पूजा बेटी, तू रो मत। पहले तू एक गीले ड्रेस चेंज कर और थोड़ा सा आराम कर ले। और हाँ, तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद रमन ने गुस्से में आकर आकाश को फोन किया। क्या आकाश? पूजा तुम्हारे भरोसे तुम्हारी घर गई थी और तुमने उसे इस हालत में इतने बारिश में अकेले छोड़ दिया? तुमने और काव्या ने सारी हद पार कर दिया है। तुम दोनों के पास इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? मुझे तो तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रहा है। मुझे गलत मत समझना रमन, मैं मजबूर था। काव्या अब गुस्से में है। एक बार उसकी गुस्सा शांत हो जाए तब मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। ऐसे बोलकर आकाश ने फोन रख दिया। उस हादसे की बात से पूजा बहुत उदास थी। वो खोई खोई सी रहती थी। उसको ऐसी हालत में देखकर रमन को बहुत चिंता हो रहा था। वो जानता था पूजा आकाश से बात करने के बाद ही मानसिक स्थिति से स्वस्थ रह पाएगी। इसलिए वो आकाश को फोन करके सब कुछ बोला और उसे पूजा से मिलने के लिए पार्क में बुलाया। और रमन पूजा को बहाने से पार्क में लेकर गया। कुछ समय के बाद आकाश वहाँ पर आया। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं माफी की लायक तो नहीं, फिर भी तू अपनी ए नालायक दोस्त को माफ कर दे। मेरा क्या कसूर था आकाश? ऐसे बोलकर पूजा रोने लगी। तेरी कोई गलती नहीं है पूजा, सारा गलती मेरा है। आकाश ने पूजा की हाथ पकड़ते हुए कहा। तब काव्या वहाँ पर आकर ताली बजाई। वाह पूजा, तुझे घर से तो मैं निकाल दिया, लेकिन अपनी पति की दिल से नहीं निकाल पाई। इसलिए तो तुम दोनों बेशर्मों की तरह चुप चुप कर मिल रहे हो। तुम चुप करो काव्या, पूजा को एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमन भैया, इस लड़की ने आपका भी दिमाग खराब कर दिया है। ये अपनी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है। आकाश और आपको अपनी इशारों में नचा रही है और आप दोनों पागलों की तरह उसके पीछे नाच रहे हो। काव्या ने पूजा को फिर से जलील करने लगी। पार्क में मौजूद लोग काव्या की बातें सुनकर उनके पास आ गए। ये देखकर आकाश काव्या की हाथ खींच के उसे वहाँ से ले जाता है। तुम्हारी शक करने की आदत की वजह से हमारी जिंदगी के साथ साथ पूजा की भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तुम जैसी स्वार्थी औरत में आज तक कभी नहीं देखा। जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए उसी को तुम गुनहगार सोच रही हो। कैसी औरत हो तुम? अभी तुम्हें पूजा की इस हालत में उसका ख्याल रखना था और तुम उसी को ही कसूरवार ठहरा रही हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो काव्या, जिसके दिल में दूसरों की प्रति प्यार नाम की चीज ही नहीं है? मुझे सब पता है। तुम पूजा को प्यार करते हो और मेरे सामने दोस्ती की पाठ पढ़ा रहे हो। मैं सब समझती हूँ आकाश। ऐसे बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। उधर रमन की माँ पूजा को अपनी घर की बहू बनाने की सोच रही थी। पूजा की अच्छाई उनके मन को छू गई थी। रमन, तुम पूजा से शादी कर लो। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारी घर को रोशन कर दे। रमन की माँ ने आस लगाते हुए रमन को कहा। नहीं माँ, अभी ये समय नहीं है पूजा से शादी की बात करने का। पूजा बहुत ही खुददार लड़की है। अगर इस बात की उसे जरा सी भी भनक पड़ गई तो उसे लगेगा कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। मैं किसी भी हालत में पूजा की दोस्ती खोना नहीं चाहता। रमन ने समझाते हुए कहा। पूजा काव्या की बातों को याद करके हमेशा दुखी रहती थी। रमन की लाख समझाते हुए भी उसकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं होती थी, जिसके कारण 8 महीने में उसको लेबर पेन शुरू हो गई। उसे रमन ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। एक सफल ऑपरेशन के बाद पूजा ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म देती है। आकाश, रमन और मंजुला देवी सब खुशी से झूम उठे। कुछ समय के बाद डॉक्टर ने कहा, मिस्टर आकाश, लड़का तो पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन लड़की की दिल में छेद है। हमारा कुल दीपक बिल्कुल ठीक है ना डॉक्टर? मंजुला देवी ने दुखी मन से पूछा। हाँ, लड़का ठीक है, आपकी लड़की भी ठीक हो जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद उसकी दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उसके बाद मंजुला देवी ने कहा, आकाश, लड़की को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ।
मुझे उस बीमार बच्ची का साया भी अपने कुलदीपक पर नहीं पड़ने देना है। काव्या भी मंजुला देवी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे अपना बेटा चाहिए बस। मुझे पूजा की परछाई अपने घर में नहीं चाहिए। तुम उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ आकाश। आकाश बेबस और लाचार होकर दोनों की बातें मान लेता है। रमन को सबकी बातें सुनकर झटका लगता है। ए क्या कह रहे हो आकाश? चाची जी और काव्या तो पागल हो गए हैं। तुम किस जमाने में रह रहे हो? बेटियां अभाग लेकर नहीं आती बल्कि वो घर को सौभाग्य से भर देती है। जहां तक उसकी बीमारी का सवाल है, ये भी काव्या और तुम्हारे दिए हुए जख्मों की कारण से हुआ है। मुझे पता है पूजा इन दिनों कैसी मानसिक पीड़ा से गुजरी है। उस बेचारी को किस बात की इतनी सजा दे रहे हो तुम लोग? रमन ने सबको बहुत समझाने की कोशिश करता रहा। काव्या, भगवान एक बार में ही तुम्हारी आंचल खुशियों से भर दिए हैं। तुम्हारी बेटे की कलाई हमेशा सुनी रह जाएगी। बहन की होते हुए भी उसकी आंखें हमेशा राखी के दिन अपनी बहन को ढूंढेगी। रमन ने बहुत काव्या को समझाया। बहुत हुआ रमन, बंद करो इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाना। मैं तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब जिंदा हूँ। मेरे होते हुए मेरी बेटी को ना कोई अनाथ आश्रम में भेजेगा और ना मेरी बेटी इन लोगों के घर में रहेगी, जिन लोगों के पास इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। पूजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। हम तुम्हारे बेटे की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। तुम भी चाहते होंगे ना पूजा कि तुम्हारी बेटा अच्छी तरह से पले और उसके ऊपर कोई मनहूस की साया तक ना पड़े। मेरी बेटी आपको मनहूस लग रही है? आप ये सोच भी कैसे सकती हो? माँ और काव्या सही कह रहे हैं पूजा। मैं तुम्हारी बेटी के खर्चे के लिए हर महीने पैसे भेजा करूंगा। उसकी इलाज का सारा खर्च भी मैं उठाऊंगा। लेकिन तुम्हारी बेटी को हम घर लेकर नहीं जाएंगे पूजा। ये बात सुनकर पूजा गुस्से में आकर आकाश को एक जोर से चांटा मारा। चुप हो जाओ आकाश। और कितना गिरोगे? आज के बाद मुझे पूजा मत कहना। तुम ये हक खो चुके हो। तुम्हारे जैसे स्वार्थी इंसान में आज तक नहीं देखी थी। अपनी आंखों में अंगारे बरसाकर पूजा वहाँ से चली गई। जाते हुए तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ काव्या। आज मुझे पता चला कि भगवान ने तुमसे माँ होने का सौभाग्य क्यों छीन लिया। तरस आ रहा है मुझे तुम पर और तुम्हारी ममता पर। तुमने आज माँ शब्द को भी अपमान किया है। ऐसे बोलकर पूजा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली गई। आकाश और उसकी घर वाले इतने गिर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था पूजा। रमन, मैं इस शहर में रहना नहीं चाहती। मैं कल ही नागपुर चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो पूजा बेटी? तुम इस छोटी सी मासूम बच्ची को लेकर कैसे अकेले रह पाओगी? ऊपर से तुम जॉब करती हो। जॉब की टाइम पे इसका ख्याल कौन रखेगा? मेरी बात मानो बेटी, तुम यहाँ रह जाओ। हम इस बच्ची का मिलकर ख्याल रखेंगे। नहीं आंटी, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। अगर मैं यहाँ रही तो मैं पुरानी यादों को भूल नहीं पाऊंगी। मैं वो सारी बातें याद करके और भी परेशान हो जाऊंगी। इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और एक बात रमन, तुम आकाश को एक कभी मत कहना कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है। अगले दिन पूजा अपनी बेटी परी को लेकर नागपुर आ गई। रमन उसे छोड़ने आया था। पूजा की लाख मना करने के बाद भी रमन ने उसकी रहने का व्यवस्था कर दिया और एक आया का भी व्यवस्था कर दिया, जो पूजा की ऑफिस जाने के बाद परी की ख्याल रख पाए। पूजा अपनी बेटी के साथ नागपुर में खुशी से रहने लगी। वो परी की अच्छी तरह से परवरिश कर रही थी। साथ में परी की ऑपरेशन के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही थी। देखते ही देखते 5 साल बीत गया। परी अब 5 साल की हो गई थी। उधर पूजा की चाचा जी इंडिया वापस आ गए थे, इसलिए पूजा को डर था कि वो उसकी चाचा जी को परी के बारे में क्या बताए। लेकिन उसकी सारी समस्या का हल रमन के पास था। रमन ने पूजा के बारे में सारा सच उसकी चाचा जी को बता दिया। ये सुनकर उसकी चाचा जी दुखी हो गए और पूजा से मिलने आए। पूजा बेटी, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। इतना कुछ तेरे साथ हो गया और तू मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहती थी चाचा जी। अगर चाची जी को ये बात पता चलती तो वो मेरे साथ साथ आपको भी ताने मारती। इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बताया चाचा जी। मुझे माफ कर दीजिए। तू माफी क्यों मांग रही है पगली?
सारा दोष तो मेरा है, मैं तेरी ठीक से ख्याल रख नहीं पाया। खैर छोड़ इन बातों को, चल मेरे साथ मुंबई। हम परी की वहाँ पर एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और उसकी ऑपरेशन भी कराएंगे। तू पैसे की चिंता मत करना, मैं उसकी इलाज में पैसे खर्च करूंगा। नहीं चाचा जी, मैं परी की इलाज के लिए मुंबई तो जाऊंगी, लेकिन आपके पैसे से मैं उसकी इलाज नहीं करवाऊंगी। अगर चाची जी इस बारे में जानेंगे तो उनको बुरा लग सकता है। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैंने परी की ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसके बाद वो सब परी को लेकर मुंबई जाते हैं और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। आकाश, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पे बैठा है? हाँ, यहाँ पे बैठकर मैं 5 साल पुरानी बातों को याद कर रहा था। पूजा की मेरी जिंदगी में आना और एक हवा की झोंके की तरह उसका मेरी जिंदगी से चली जाना और हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाना, सबका जिम्मेदार तो सिर्फ मैं ही हूँ रमन। इन 5 सालों में मैं रोज मरता हूँ। मेरा बेटा चिंटू तो मेरा जीने का सहारा है, लेकिन काव्या उसको भी अपनी तरह स्वार्थी करा रही है। पूजा की हमारी जिंदगी से जाने की बात से ही हमारा घर नर्क हो गया। दादाजी कुछ दिनों में चल बसे, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और काव्या से तो बात करने जैसी कुछ भी नहीं रहा। उसने चिंटू को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। मुझे चिंटू की हर वक्त चिंता लगी रहती है। मैं पूजा से माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है। ऐसे बोलकर वो रमन के गले लगकर रोने लगा। आकाश रो मत, पूजा मुंबई में है। उसकी बेटी परी का सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रही है। 2 दिन के बाद उसकी ऑपरेशन है। ऑपरेशन के लिए तुम्हारी वहाँ पे रहना जरूरी है। उसको तुम्हारे खून की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ब्लड AB नेगेटिव है और तुम परी की पापा हो। पूजा ने तुम्हें बताने से मना किया था, लेकिन परी के लिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। तुम परसों हॉस्पिटल आओगे ना आकाश? हाँ रमन, मैं जरूर आऊंगा और अपनी बेटी को खून भी दूंगा। उसके बाद रमन वहाँ से चला जाता है। मैं परसों सिटी हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, मेरी बेटी परी को खून देने के लिए और उसे देखने के लिए। उसकी दिल की ऑपरेशन होने वाला है। तुम परी को अपना खून नहीं दोगे आकाश, वो मरती है तो मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आकाश काव्या की ये बात सुनकर गुस्से से उसको एक जोर की चांटा मारा। तुम्हें ये तमाचा बहुत पहले मार देना चाहिए था। मुझे अपने आप पर शर्म आ रहा है कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार किया और शादी की। मरती है तो मरे, एक ऐसी शब्द अपनी मुंह से तुम निकाली हमारी बेटी के लिए। तुम अपनी स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि सही और गलत का फर्क करना भी भूल गई। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रही है ना, तो सुनो, पूजा मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर है और दोस्ती में भी एक मर्यादा रेखा होती है। प्यार में कुर्बान होना, एक दूसरे के खातिर मिट जाना, अपनी खुशी से पहले अपनी प्यार की खुशी देखना, उसमें भी एक स्वार्थ होता है और साथ में एक डर भी होता है, कहीं हम अपने प्यार को खोना दे। लेकिन इस रिश्ते में दोस्ती से बढ़कर है, क्योंकि हमारे बीच किसी भी चीज की मर्यादा नहीं है और प्यार में उसे नहीं करता इसलिए क्योंकि मुझे आज तक उसे खोने का डर नहीं है। साथ में हमारा रिश्ता निस्वार्थ भाव से बंधा है। आकाश ने अपना दिल खोलकर अपने और पूजा के रिश्ते के बारे में बता दिया। ये बात सुनकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए आकाश, मैं स्वार्थी हो गई थी। आप परी के पास जरूर जाइए और आपके साथ में और चिंटू भी आएंगे ताकि मैं पूजा से अपनी गलती का माफी मांग सकूं। अगले दिन आकाश काव्या और चिंटू के साथ हॉस्पिटल आता है और दोनों पूजा से माफी मांगते हैं। पूजा भी उनको माफ कर देती है और अपनी बेटे चिंटू को देखकर खुश हो जाती है। उसके बाद आकाश परी को अपना खून देता है और अगले दिन डॉक्टर परी का ऑपरेशन करते हैं। 3 घंटे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। होश आने के बाद सब उसे मिलने जाते हैं। परी को ठीक होता हुआ देखकर सब बहुत खुश होते हैं। उसके बाद पूजा रमन का हाथ पकड़कर बोलती है, रमन, मैं और परी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं उस दिन तुम्हारे और आंटी का सारी बात सुन लिया था। तब मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस वक्त हाँ करती तो ये मेरी मजबूरी होती। लेकिन आज मैं पूरे दिल से तुम्हें शादी के लिए पूछ रही हूँ। तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। बोलो रमन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
पूजा की मुंह से ये बात सुनकर रमन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उससे शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। इस बात से चाचा जी आकाश और काव्या भी बहुत खुश हुए। कुछ दिनों के बाद रमन और पूजा की शादी हो गई। उसके बाद तीनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रहने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।